डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज का जो थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू पार्ट में हमने पहले पार्ट में जो एयर पोल्यूशन है वो डिस्कस किया है, सेकंड पार्ट में वाटर पोल्यूशन डिस्कस किया है, उनकी केस स्टडी भी डिस्कस की है, साथ में किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर गवर्नमेंट के द्वारा और लोकल पीपल के द्वारा लिए जाते हैं। और इस पार्ट में मेनली हम सॉलिड वेस्ट देखेंगे कि जो सॉइल पोल्यूशन कोज करते हैं। और सॉइल पोल्यूशन को सॉलिड वेस्ट तो अलग अलग जो सॉलिड वेस्ट देखेंगे, जैसे हॉस्पिटल से जो वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, साथ में जो एग्रोकेमिकल वेस्ट होते हैं, खेती बाड़ी से जो भी वेस्ट वगैरह निकलता है पानी के द्वारा रिस्क के जो मिट्टी में चला जाता है, और लास्ट में हम रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं वो भी इस पार्ट में डिस्कस करेंगे जिस जो कि सॉइल पोल्यूशन को कोज करते हैं। साथ में यहाँ पे हम दो केस स्टडी भी देखेंगे। जो एक केस स्टडी रहेगी वो प्लास्टिक वेस्ट का निपटारा करने के लिए की गई है, और जो दूसरी केस स्टडी है वो जो एग्रोकेमिकल वेस्ट हैं उनको निपटारा करने के लिए यूज की गई है। तो दो केस स्टडी भी इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट से। includes everything that goes out in trash, that is waste from homes, ऑफिस, स्टोर्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। तो जो भी हमारे घरों में कचरा इकट्ठा होता है, ट्रैश का मतलब जो डस्टबिन में इकट्ठा होता है, तो वो जैसे घरों का कचरा है, दफ्तरों का कचरा है, स्टोर्स का मतलब स्टोर में हम अलग अलग जो पुरानी चीज़ें वगैरह रखते हैं, स्कूल का कचरा है, और जो हॉस्पिटल का कचरा है, वो सारी चीज़ें मिलके सॉलिड वेस्ट को बनाती हैं। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली इन कॉम्प्राइजेज पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल। तो म्यूनिसिपल का मतलब होता है जो नगर निगम का कचरा है, शहरों का जो कचरा है उसके अंदर जो अलग अलग पेपर, फूड वेस्ट, खाने खाद्य सामग्री का जो कचरा है वो प्लास्टिक है, ग्लास, कांच, मेटल्स, धातुएं, रबड़, और जो लेदर है चमड़ा है, और टेक्सटाइल मतलब कपड़ा वगैरह है वो उसके अंदर रहता है। स्टोरिंग इनटू ओपन डंप्स, ओपन सर्व एज ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर द रैट्स एंड द फ्लाइज। तो यदि हम इसको कचरे को ऐसे ही खुले में छोड़ दें तो उससे क्या होएगा, ये ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब है प्रजनन केंद्र बन जाता है। किसके लिए? चूहों के लिए। चूहे बहुत ज़्यादा फैलेंगे और चूहे बीमारी फैला सकते हैं, और फ्लाइज, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी वहाँ पे, जो कि वो भी एक वेक्टर का काम करती हैं। डिजीज वेक्टर मतलब अलग अलग बीमारियों के जो पैथोजन होते हैं उनको वहाँ से उठा के अपने जो लोकल एरिया है वहाँ पे फैलाने का काम करती हैं। सैनिटरी लैंडफिल्स, तो जो इसका कंट्रोल करने के लिए ये ट्रीटमेंट किए जाते हैं। सैनिटरी लैंडफिल्स का मतलब है वेस्ट आर डंप्ड इन द डिप्रेशन और ट्रेंचेज आफ्टर द कंपैक्टेशन एंड कवर्ड विद द डर्ट एवरी डे। तो क्या गड्ढे बनाए जाते हैं धरती के अंदर, ट्रेंचेज मतलब खाइयाँ खोदी जाती हैं, और उनके अंदर जो कचरा है उसको भरा जाता है और उसके बाद मिट्टी से उसको कवर कर दिया जाता है हर रोज। अडोप्टेड एज सुटेबल फॉर ओपन बर्निंग डंप्स, तो वैसे जो हम खुले में जलाते हैं इनको उससे तो ये अच्छा ही रहता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब एक एक सही रास्ता है वैसे ये। प्रॉब्लम्स फिर भी इसकी सैनिटरी लैंडफिल्स की रहती ही हैं। इसमें क्या होता है, लैंडफिल्स नॉट ए सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गार्बेज इज इन मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गार्बेज है, कचरा है, वो हर रोज बनता है, नया तैयार होता है। तो उसको हम डेली जो नई नई धरती है वो नहीं खोद सकते, क्योंकि अब बार बार तो ये तो है नहीं कि भाई एक बार दोबारा जो हमने लैंडफिल्स कर दिया तो उसको अगले दिन ही हम दोबारा फिर खुदाई करके दोबारा भर दें। तो जो कचरा है उसको भी मिट्टी में मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आल्सो देयर इज ए डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल, और बहुत सारे ऐसे हानिकारक केमिकल होते हैं जो कि सीपेज का मतलब है वो रिस रिस के ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, और ग्राउंड वाटर है जो भूमिगत जल है वो भी उससे वेस्ट हो सकता है। उसके बाद है जो लैंड फिलिंग की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो वेस्टेज होते हैं, तो लैंड लाइनर का मतलब है अलग अलग, लैंड फिल लाइनर मतलब अलग अलग परतें बनाई जाती हैं, उसके अंदर हम फाइनल कवर कर देते हैं। अलग अलग परतें होती हैं, पहले जैसे शुरुआत में कचरा डाला, फिर मिट्टी, फिर कचरा, फिर मिट्टी, तो फाइनल लैंड कवर, और उसके बाद हम वेजिटेशन वगैरह उसको ग्रो कर देते हैं। एक यहाँ पे गैस कंट्रोलर छोड़ा जाता है, एक पाइप छोड़ी जाती है जो कि जो भी इसमें गैसेज वगैरह बनेंगी उसको वो बाहर छोड़ती हैं। और अलग अलग ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं इसके। लीचेट कलेक्शन सिस्टम मतलब जो भी अलग अलग प्रकार के लीचे वगैरह बनेंगे, तो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, तो जिनको हम क्या करते हैं फिर बाहर रिमूव करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और साथ में ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग मतलब ग्राउंड वाटर को मॉनिटर करने के लिए एक पाइप छोड़ी जाती है जो कि ग्राउंड वाटर में जो इन सब्सटेंस की जो सीपेज है उसको चेक करती है। तो वैसे ये बहुत ज़्यादा कारगर भी होता है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और कुछ हार्मफुल गैसेज यदि यहाँ से जो फ्लेमेबल गैसेज यहाँ से निकलती हैं तो वो
बहुत ही ज़्यादा उनका जलने का भी खतरा रहता है, वहाँ पे आग वगैरह भी लगने के चांसेस रहते हैं। तो इससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। हॉस्पिटल एंड ई वेस्ट। तो हॉस्पिटल से कौन सा कचरा निकलता है जो कि सॉलिड वेस्ट बनाता है। हॉस्पिटल जनरेट हैजर्ड वेस्ट, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक कचरा निकलता है वहाँ से। दैट कंटेन डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का मतलब है जो कीटाणु रहित करने के लिए जो भी हम अलग अलग स्प्रे यूज करते हैं, फिनॉल वगैरह, एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स, बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज किए जाते हैं, ऑपरेशन वगैरह में यूज किए जाते हैं। आल्सो पैथोजेनिक माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो ऐसे ऐसे इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, डिजीज्ड ऑर्गेनिजम्स, तो वो भी इनके अंदर जो सॉलिड वेस्ट होता है इनके अंदर लिए होते हैं वो। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट में क्या होता है, इरिपेरेबल कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, और जो अलग जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गए, और काफ़ी सारे जो भी बिजली से चलने वाले डिवाइसेज हैं, वो यदि रिपेयर नहीं होती हैं तो वो कचरे में बदल जाती हैं, कचरे में उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। जनरेटेड इन डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो डेवलप्ड कंट्री में जो ई वेस्ट इकट्ठा होता है तो इसको प्रोसेसिंग के लिए इनको विकासशील देशों में भेज दिया जाता है, जैसे चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। वेयर मेटल लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड आर रिकवर्ड ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो रिसाइकलिंग के लिए इनको जैसे डेवलपिंग कंट्री में जब भेजा जाता है ताकि अलग अलग मेटल इनमें से निकाली जा सके, विच इन्वॉल्व्स मैनुअल पार्टिसिपेशन, जिसके अंदर इंसान ही काम करते हैं, हाथ से ही काम किया जाता है, और जिसकी वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर, उनके प्रति जो जो वर्कर्स हैं वो एक्सपोज होते हैं। एक्सपोज का मतलब ये केमिकल सब्सटेंस की बॉडी में जाके उनको क्या कर सकते हैं, डिजीज कोज कर सकते हैं, बीमारी उनके अंदर फैला सकते हैं। उसके बाद जैसे टाइप ऑफ मेडिकल वेस्ट में क्या आते हैं, सिरिंज वगैरह हम यूज करते हैं, इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं, जो यूज किए गए वेस्ट होते हैं, खासकर शार्प वेस्ट होते हैं, नुकीले जैसे सिरिंज वगैरह होती हैं जो कि डैमेज कोज कर सकती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जो टेबलेट वगैरह होती हैं, जो कि बहुत सारी टेबलेट ऐसी होती हैं जो ओवर जो इनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है तो वो भी केमिकल सब्सटेंस बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बन जाते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी होते हैं, और साथ में नॉन हैजर्ड्स वेस्ट, कुछ ऐसे वेस्ट हो जाते हैं जो कि वैसे नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन वेस्ट का काम तो करते हैं, जैसे एम्प्टी ड्रम्स हो गए, तो ये भी एक वेस्ट बनाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में, ई वेस्ट में क्या जाता है, जैसे सेलफोन है, कंप्यूटर हैं, मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर हैं, ऑडियो वीडियो, मतलब जितने भी उपकरण ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं तो वो सारे इक्विपमेंट ई वेस्ट में आ जाते हैं, जो कि इरिपेरेबल होते हैं, जिनको हम ठीक नहीं कर सकते। प्रिवेंटेटिव मेजर ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को हम कैसे उनका जो निपटारा है वो कर सकते हैं, बाय बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू दीज एनवायरमेंटल इशू। तो ये जो वेस्ट हैं, एनवायरमेंटल इशू जो हमने अलग अलग देखे हैं, तो उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है वो क्रिएट करते हैं। ऑल वेस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स। तो 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला बायोडिग्रेडेबल, जो कि नष्ट हो सकते हैं, मिट्टी में मिल सकते हैं थोड़े टाइम के बाद बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा। रिसाइकलेबल, मतलब जिनको बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो कि ना तो रिसाइकल हो सकते, ना उनको मिट्टी में नष्ट करके मिलाया जा सकता। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक होता है। और कबाड़ी वाला एंड रेड पिकर्स जो कचरा उठाते हैं, डू ए ग्रेट जॉब ऑफ सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स फॉर रिसाइकलिंग। तो वो जब कचरा वगैरह इकट्ठा करते हैं तो रिसाइकलिंग वाले प्रोसेस मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करेंगे। खासकर वो ऐसे मटेरियल को इकट्ठा करते हैं जो रिसाइकलिंग की जा सके, जिससे उनको बेचें और उसके बाद उनको जो पैसा मिलता है उसके लिए, अपनी इनकम के लिए। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स फॉर नेचुरल ब्रेकडाउन। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जो कि नष्ट हो सकते हैं, तो उनको गड्ढों में निपटाया जाता है, जो गड्ढे खोदे जाते हैं इसमें अर्थ के अंदर, और उनको नेचुरल ब्रेकडाउन के लिए छोड़ दिया जाता है। जो माइक्रोब्स है जैसे अर्थवॉर्म है वो नष्ट करता है उसको। वैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मदद भी ली जाती है। यूज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी रिड्यूस्ड एज ए प्राइम गोल। तो जो यूज है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, उसको कम किया जाना ही जो मेन मकसद है आज के टाइम पे, क्योंकि इसका कोई निपटारा है ही नहीं है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। आवर एफर्ट्स एंड गवर्नमेंटल एक्शन, तो इसके बारे में जो हम और गवर्नमेंट है वो क्या क्या एक्शन ले सकती हैं। वी शुड यूज क्लॉथ और अदर नेचुरल फाइबर्स कैरी बैग्स फॉर शॉपिंग। जो हम शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे जो भी हम बैग लेते हैं, कैरी बैग बोलते हैं उनको, तो वो कपड़े के या फिर नेचुरल फाइबर, जूट वगैरह के बने होने चाहिए, ताकि जो पॉलीथीन बैग है उनको हम ना यूज कर पाएँ। स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस कंट्री आर ट्राइंग टू पुश फॉर
रिडक्शन इन द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड यूज ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक वेस्ट है, उनको कम किया जा सके, उनके यूज को। और जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, पैकेजिंग मतलब जो भी हम कोई भी उपकरण खरीदते हैं तो वो पैक होके आता है हमारे पास, तो वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग होनी चाहिए। जैसे कागज़ के अंदर जैसे जो गत्ते होते हैं, कार्डबोर्ड होते हैं, उनके अंदर वो पैकिंग होके भी आ सकता है। जो मतलब कम से कम जो प्लास्टिक है वो यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद है जो अलग अलग जो बोला गया है, इसमें अलग अलग टाइप का जो वेस्ट होता है। जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं खासकर, वहाँ पे अलग अलग टाइप के डस्टबिन यूज किए जाते हैं, कलर बेस पे होते हैं। जैसे पेपर के लिए येलो डस्टबिन, ग्लास के लिए जो कांच वगैरह होते हैं उनके लिए ब्लू डस्टबिन, ऑर्गेनिक के लिए ग्रीन, और प्लास्टिक के लिए रेड डस्टबिन। रेड का मतलब है ये क्या होते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल इनका निपटारा होता है। उसके बाद और भी कलर हैं डस्टबिन्स के जो कि और ज़्यादा इनकी मॉडिफिकेशन हो जाती हैं। जैसे ऑर्गेनिक के लिए अलग अलग कलर के डस्टबिन हैं, वो यूज किए जाते हैं ताकि इनको और ज़्यादा सेपरेट किया जा सके। सेपरेशन ही मेन टास्क होता है। उसके बाद तो जो जो जिस फॉर्म में होता है, जैसे पेपर रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, ई वेस्ट को भी रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है, प्लास्टिक के लिए भी हम अलग अलग रिसाइकलिंग। तो ये रिसाइकलिंग का निशान होता है जो भी। तो अलग अलग जो वेस्ट हैं उनको रिसाइकलिंग के लिए यदि हमने इकट्ठा करना है तो उनको एक डस्टबिन में इकट्ठा किया जाएगा, और अलग अलग जो रिसाइकलिंग यूनिट है, जो फैक्ट्रीज हैं, उनके अंदर भेज दिया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट को खास कर क्या है, मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है ताकि वो अपने आप नष्ट हो जाए नेचुरल प्रोसेस से। उसके बाद केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर द प्लास्टिक। प्लास्टिक के लिए केस स्टडी देखते हैं हम, किस तरीके से प्लास्टिक का निपटारा किया गया है। एक जो केस है उसमें अहमद खान, एजड 57, 57 साल की जो इनकी उम्र है, और ये बंगलोर से बिलोंग करते हैं। हैज बीन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक सैक्स फॉर 20 years एंड रियलाइज्ड दैट प्लास्टिक वेस्ट वाज ए रियल प्रॉब्लम। तो ये प्लास्टिक की थैलियों को पिछले 20 साल से यूज कर रहे थे, और इन्होंने महसूस किया कि प्लास्टिक वेस्ट बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हिज कंपनी डेवलप्ड ए फाइन पाउडर फॉर रिसाइकल्ड modified plastic polyblend and mixed with vitamins that is used to lay roads। तो इसकी कंपनी ने एक बिल्कुल फाइन पाउडर, एक पाउडर तैयार किया ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके ही एक पाउडर बनाया जिसको पोलीब्लेंड नाम दिया गया। और इस पोलीब्लेंड को जो बिटुमिन है, जो कि सड़क बिछाने में यूज किया जाता है, सड़क बनाने में, तो उसके साथ मिक्स किया गया और उसको सड़क बनाने में यूज किया गया। इन कोलैबोरेशन विद आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन। तो एक कॉलेज और एक बेंगलोर सिटी जो कॉरपोरेशन है, उनके साथ मिलके इनकी कंपनी ने जो ब्लेंड्स ऑफ पॉली ब्लेंड, मतलब एक मिश्रण तैयार किया किसका, पॉली ब्लेंड का एंड बिटुमिन्स का, और यूज्ड टू ले रोड्स हैविंग वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी विच इंक्रीज रोड लाइफ बाय द फैक्टर ऑफ 3। तो इन्होंने जो रोड्स हैं उनको बनाने का काम है वो शुरू किया, जिसके पास जो रोड जो तैयार किया गया वो वाटर रिपेलेंट का मतलब उसमें वाटर बैठने की जो शक्ति है वो कम थी, वाटर को दूर करता था वो, मतलब वाटर को अपने अंदर नहीं बैठने देता था। और वाटर जब किसी भी चीज़ में अंदर वो गहराई में चले जाते हैं किसी भी पार्टिकल के, तो उसको डैमेज करता है। तो जिसकी वजह से जो रोड लाइफ है वो बढ़ी, वो डैमेज वाटर के द्वारा डैमेज है वो कम किया गया, और जो रोड लाइफ है वो कितने 3 गुना तक बढ़ गई। मान लीजिए पहले रोड 20 साल तक या 10 साल तक चलते थे, तो अब वो 3 गुना काम कर रहे हैं, 3 गुना लंबे टाइम तक टिक सकते हैं। रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज ओनली प्लास्टिक फिल्म वेस्ट। तो जो भी रॉ मटेरियल होता है पॉलीब्लेंड बनाने के लिए, जो एक मिश्रण है, उसके लिए केवल एक प्लास्टिक फिल्म का मतलब बिल्कुल पतली परत होती है प्लास्टिक की, वो चाहिए होती है, जैसे पॉलिथीन में होती है। खान नाउ ऑफर्ड ₹6 टू रैक पिकर्स इंस्टीड ऑफ ₹0.40 पर किलोग्राम। पहले जो रैक पिकर्स हैं उनको केवल 40 पैसे मिलते थे 1 किलोग्राम के, जब वो कचरा वगैरह इकट्ठा करते थे, पॉलिथीन वगैरह, प्लास्टिक बोतल वगैरह। लेकिन जो खान है अब 6 रुपये देता है। कितना ज़्यादा हम देख सकते हैं यहाँ पे जो पैसा है वो ऑफर कर रहा है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा प्लास्टिक है वो यूज किया जा सके, उसको नेचर से हटाया जा सके। यूजिंग खान टेक्निक बाय ईयर 2002 मोर देन 40 किलोमीटर ऑफ रोड इन बेंगलोर। 2002 तक तो मतलब अभी तो बहुत टाइम हो गया, 20 साल पहले की बात है, तो अभी तो और भी ज़्यादा जो रोड है वो डेवलप किए जा चुके होंगे। 2002 तक 40 किलोमीटर तक जो रोड है, मतलब 40 किलोमीटर लंबे रोड हैं वो, एक मतलब टोटल लंबाई की बात कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे यूज किया गया होगा इसको, तो 40 किलोमीटर लंबे रोड हैं वो तैयार किए गए हैं खान टेक्निक के द्वारा बेंगलोर के अंदर।
तो इस तरीके से हम प्लास्टिक वेस्ट का अच्छे ढंग से निपटारा कर सकते हैं। उसके बाद है जो केस स्टडी जो उन्होंने की थी, एक पॉलीब्लेंड तैयार किया गया और जो ये तारकोल टाइप होता है जो कि रोड में यूज किया जाता है, उसके साथ जब इसको मिक्स किया गया तो इससे जो एक मिक्सर तैयार किया गया उससे रोड है वो ले किए गए, रोड्स को बनाया गया। उसके बाद एग्रो केमिकल्स एंड दियर इफेक्ट्स। जो भी हम खेतों में यूज करते हैं अलग अलग टाइप के केमिकल्स, तो उनके इफेक्ट क्या होते हैं। यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैज इंक्रीज्ड फॉर एनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो हरित क्रांति थी उसमें एक बारी तो बोल दिया गया था कि भाई हमने जो प्लांट्स की जो पैदावार है, खासकर जो फूड ग्रेन्स वाले प्लांट्स हैं, उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उर्वरक यूज किया गया और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारने के लिए, कीटों को मारने के लिए स्प्रे यूज किया गया। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजाइसाइड एक्सेट्रा आर बीइंग इंक्रीजली यूज्ड। जिसकी वजह से जो ये अलग अलग टाइप के जो स्प्रे हैं जो पेस्ट को किल करते हैं, हर्ब्स मतलब जो खरपतवार है उसको मारते हैं, फंजाई मतलब जो फंगस वगैरह को खत्म करते हैं, तो उनका यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दीज आर आल्सो टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो ये जिन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किए जाते थे उनको तो किल करते ही थे, लेकिन साथ में कुछ नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म थे उनको भी इन्होंने किल करना स्टार्ट किया। एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर काज यूट्रोफिकेशन। और इसकी वजह से जो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस इनके अंदर होते हैं जब वो पानी के अंदर गए, तो जो हमने यूट्रोफिकेशन डिस्कस किया था सेकंड पार्ट में, तो वो फिनोमिना भी ये क्रिएट करते हैं। और केस स्टडी क्या है जो ऑर्गेनिक वेस्ट को कम करने की, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। इंटीग्रेटेड मतलब मिला जुला रूप। इसके अंदर क्या होता है, साइक्लिकल मतलब जो चक्कर में चीजें यूज की जाती हैं। जीरो वेस्ट प्रोसीजर मतलब इसमें जो कचरा है वो बिल्कुल न के बराबर पैदा होता है। वेयर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल्ड इन एज ए न्यूट्रिएंट्स फॉर अदर प्रोसेसेस। जिसमें एक प्रोसेसेस का जो कचरा है दूसरी प्रोसेसेस में यूज कर लिया जाता है। अलोज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, रिसोर्सेज है उनका अच्छे ढंग से बिल्कुल सही ढंग से यूज किया जाता है और जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है मतलब उसकी कारगरता है उसको बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है। तो रमेश चंद्र डागर ए फार्मर इन सोनीपत हरियाणा, तो उन्होंने एक जो मिसाल है वो पेश की है, उदाहरण पेश किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का। वैसे तो इनके पास क्या है, इंक्लूडिंग बी कीपिंग, ये जो मधुमक्खी है उनका पालन भी करते हैं। डेयरी मैनेजमेंट मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह रखते हैं, अलग अलग मवेशियों को पालते हैं, फार्म है मतलब। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है जो पानी है, पानी को अलग अलग हार्वेस्टिंग करने का जो तरीका, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है। कंपोस्टिंग का मतलब अर्थवॉर्म वगैरह भी यूज करते हैं ये। और एग्रीकल्चर इन द चेन प्रोसेसेज, तो ये एग्रीकल्चर भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, और ये सारे हैं जो चेन प्रोसेसेज में यूज करते हैं। विच सपोर्ट ईच अदर एंड अलो एन एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर। तो ये जो प्रोसेसेज हैं एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं और जिसकी वजह से अच्छा खासा जो इकोनॉमिकल जो आर्थिक रूप से मदद मिलती है एक दूसरे को। और जो इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर का मतलब है बहुत ही अच्छा आर्थिक, और जो सस्टेनेबल का मतलब है जो लंबे टाइम तक टिक्स के, तो वो फायदा भी मिलता है। नो नीडेड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप्स एज कैटल एक्सक्रीटा आर यूज्ड एज मैन्योर। तो बाहर से कोई केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है बायोगैस प्लांट में यूज करके उसको खेतों में यूज किया जा सकता है। क्रॉप वेस्ट इज यूज्ड टू क्रिएट कंपोस्ट। जो भी फसलों का कचरा होता है उसको कंपोस्ट के रूप में क्या किया जाता है, जैसे अर्थों वगैरह से उनसे डिग्रेड करवाएं तो एक नेचुरल फर्टिलाइजर बनाएंगे। और कैन बी यूज्ड टू जनरेट नेचुरल गैस फॉर सेटिस्फाइंग एनर्जी नीड्स ऑफ फार्म। तो फार्म के अंदर क्या है, जो गोबर गैस प्लांट वगैरह होते हैं तो उनके अंदर भी जो ये गैस रिलीज होती हैं तो वो एक एलपीजी की जगह पे यूज की जा सकती हैं। डागर हैज क्रिएटेड द किसान हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, एक क्लब बनाया है इन्होंने विद करंट मेंबरशिप ऑफ। और ये पुराने टाइम की बात है, लगभग जो उस टाइम 5000 फार्मर्स हैं वो इस संस्था का हिस्सा थे। आज जो संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हरियाणा से, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, जो कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छा कारगर है। उसके बाद है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो इन्होंने यूज किया था, वर्मी कंपोस्टिंग भी यूज कर रहे हैं, ग्रीन लीफ मैन्योर वगैरह, जैसे जो दालें वगैरह हैं, लेग्यूम प्लांट है वो उगाए जाते हैं ताकि मिट्टी में जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसको बढ़ाया जा सके। क्रॉप रोटेशन मतलब फसलों को बार बार रिपीट कर करके उगाना। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर मतलब जो भी वहाँ पे प्रीडिएटर वगैरह होते हैं उनका जो इंसेक्ट वगैरह क्या फायदे वाले हैं क्या नुकसान वाले, उनका ध्यान रखना। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो डायरी मैनेजमेंट होता है
मतलब अलग अलग पशुओं को पाला जाता है। बायो फर्टिलाइजर में मतलब केवल वही फर्टिलाइजर यूज किया जाता है जो कि ग्रीन मैन्योर जिसको बोल सकते हैं, या फिर जो वर्मी कंपोस्टिंग से तैयार होता है। और मैन्योर्स जो खाद होता है, जो डंग वगैरह होते हैं गोबर गैस प्लांट से जो रिलीज होता है, तो वो खाद ये यूज करते हैं। मतलब बाहर से कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करते हैं अपनी इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। उसके बाद है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव मतलब बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन रिलीज करते हैं। जो सिंबल आप देख रहे हैं काफ़ी जगह पे देखने को मिलता है, कार्टूनों वगैरह में भी देखने को मिलता है। बाकी बहुत सारे जो अलग अलग केमिकल होते हैं उनके ऊपर भी लिखने देखने को मिलता है ये। तो एक्सट्रीमली पोटेंट पोल्यूटेंट एंड हैज टू बी डील्ड विद बेस्ट प्रिकॉशन। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक होता है ये, और इसको बड़ी ही प्रिकॉशन मतलब सावधानी पूर्वक ही हम इससे निपटारा पा सकते हैं। हैव टू वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो बहुत ही दो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। पहला क्या, यदि कहीं पर रेडियो एक्टिव वेस्ट जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह यूज करते हैं, वो रेडिएशन छोड़ते हैं। और वो रेडिएशन इतनी ज़्यादा हानिकारक होती हैं कि एक बार किसी इंसान में से पास हो जाती हैं तो उसका डीएनए ही चेंज हो जाता है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम डाले गए थे अमेरिका के द्वारा 1945 के अंदर, जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पे था, तो अमेरिका ने मतलब विश्व युद्ध को खत्म ही, दूसरा विश्व युद्ध खत्म ही जापान के ऊपर बम फेंक के किया था। और दो जो बहुत बड़ी सिटीज थी जापान की, वहाँ पे जो ये बम गिराए गए थे, आज भी वहाँ पे जो लोग हैं वो नॉर्मल मतलब फिगर वाले नहीं हैं, वहाँ पे डिसफिगर देखने को मिलती है। उनके जो शरीर हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, काफ़ी डिफॉर्म्ड हैं। डिफॉर्म्ड का मतलब शेप उनकी ढंग की नहीं है, शरीर के अलग अलग ऑर्गन अलग अलग शेप के बने हुए हैं, क्योंकि वो डीएनए में चेंज करता है। और डीएनए में चेंज केवल एक ही पीढ़ी को नुकसान नहीं देता, वो आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों को नुकसान देता है। और इसके लिए इनका क्या होना चाहिए, जो एक्सीडेंटल लीकेज है अकर्ड इन 3 माइल्स आइलैंड एंड चरो चिरोनो चिरनोबाइल्स इंसिडेंट्स। मतलब ये दो एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि दुर्घटनावश जहाँ पे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो लीक हो गया था, और उसकी वजह से बहुत आसपास के एरिया में उनको खाली करके छोड़ना ही पड़ता है। फिर उस एरिया को काफ़ी लंबे टाइम तक छोड़ना पड़ता है, ये नहीं कि थोड़ी टाइम के बाद वापस आके वहाँ पे रहना शुरू कर दें। 20-20 हज़ार साल 50-50 हज़ार साल तक भी उस एरिया को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रेडिएशन वो लगातार निकलती रहती हैं। और सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो यहाँ पे जो सीरियस प्रॉब्लम क्या है कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उनको भी सेफ डिस्पोजल करना, उनका निपटारा करना भी बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है अपने आप में। इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो स्वास्थ्य पे क्या असर डालता है ये, रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट काज म्यूटेशन एट हाई वेरी हाई रेट। मतलब जो म्यूटेशन होते हैं, सडन जेनेटिक चेंज, जो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी डिस्कस किए थे, जो जीन का जो जीन होते हैं, डीएनए का जो पोर्शन होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेस है उसको ये चेंज कर देते हैं। यदि हाई डोज हो जाती है न्यूक्लियर रेडिएशन की तो वो लीथल, लीथल का मतलब होता है डेथ भी कोज कर सकते हैं। बट एट लोअर डोजेज इट क्रिएट वेरियस डिसऑर्डर। तो मतलब अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां जैसे कैंसर भी एक रेडियो एक्टिव वेस्ट से ही फैलती हैं। तो अलग अलग बीमारियां हैं फैला सकते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर्स, इनसे बचने के लिए जो विधि हैं वो यूज की जाती हैं। आफ्टर स्टोरिंग न्यूक्लियर वेस्ट इन सुटेबली सील्डेड कंटेनर बरीड विद इन द रॉक्स अबाउट 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस। तो जो ये रेडिएशन है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, उनको निपटाने का एक ही तरीका जो यूज किया जाता है, वैसे अर्थ के अंदर बहुत ही गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, 500 मीटर तक गहरे गड्ढे खोदे जाएंगे। और उसके बाद इन मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को जो सुटेबल सील्डेड कंटेनर का मतलब है बिल्कुल मोटे परतदार कंटेनर में इनको डाला जाता है ताकि रेडिएशन किसी भी तरीके से लीक ना हो। और उसके बाद 500 मीटर तक इनको दबाया जाता है मिट्टी में। हाउएवर मेथड ऑफ डिस्पोजल इज मीटिंग अपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक। हालांकि जो लोग हैं इसका बड़ा ही वो अपोजिशन कर रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेडिएशन है, हम चाहे कितनी कोशिश कर लें, रेडिएशन वो लीक होने से हटती नहीं है। और एक बार जो रेडिएशन लीक होगी तो वो ग्राउंड वाटर में चली जाती हैं। और ग्राउंड वाटर में जो एक बार जो मटेरियल चले जाते हैं तो हम जो उसका यूज करते हैं तो वापस, या फिर मिट्टी में भी वो जो रेडिएशंस आएंगी तो उसकी वजह से जो फसलें हैं उनके अंदर जो रेडियो एक्टिव केमिकल्स आते हैं तो वो वापस कहीं ना कहीं से ह्यूमन के अंदर आते ही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिजीज है वो फैलाते हैं। तो हम पीक से समझ सकते हैं जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, जैसे यूरेनियम पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनके अंदर रेडिएशन वाले यूज किए जाते हैं। उसके बाद जो ये इनका वेस्ट होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो इनसे निपटाना करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
तो क्या किया जाता है, जैसे ये देख सकते हैं हम यहाँ पे सील्डेड कंटेनर होते हैं, बहुत गहराई तक मिट्टी को खोदा जाता है और उसके बाद इनको फिर मिट्टी के अंदर ढक दिया जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूज कैसे किया जाता है, जो भी यूरेनियम वगैरह होते हैं उनका जो भी एक फ्यूल के रूप में यूज किए जाते हैं, जो रेडिएक्टिव सब्सटेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा सील्डेड कंटेनर में यूज किए जाएंगे। और साथ में हम देख सकते हैं जो भी यहाँ पे ह्यूमंस हैं तो वो भी स्पेशल टाइप के जो जैकेट वगैरह हैं वो यूज करते हैं ताकि जो रेडिएशन है उनसे बचा जा सके। तो बहुत ही केयरिंग केयरिंग के साथ, मतलब बहुत प्रिकॉशंस के साथ इनका जो सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाता है।